हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, और मैंने आपको विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाया था, जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी ECC को प्रदर्शित करने का तरीका, हाउ वी रिप्रेजेंट। तो ध्यान रखना, IUPAC में कुछ नॉर्म्स है ना, कि किसी भी सेल को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, सेल जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे हम कहते हैं LHS और राइट हैंड साइड है उसे हम कहते हैं RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उस तरफ हमेशा एनोड को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? एनोड को। जबकि राइट हैंड साइड जो है उसमें हमेशा हम किसको लिखते हैं? कैथोड को लिखते हैं। ध्यान रखना, हम लोग क्या है ना, बार बार इतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे भाई। किसी भी सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है तो बार बार एक पात्र इधर बनाया, एक पात्र इधर बनाया, फिर इलेक्ट्रोड चेंज किए, तो वो इतना बड़ा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए क्या किया गया, सेल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका बना दिया, जिससे हम उसको जल्दी बना सके और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके सेल के बारे में। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम एनोड को लिखते हैं, और ध्यान रखना, एनोड को लिखते वक्त पहले लिखते हैं धातु, फिर लिखते हैं धातु से बना हुआ आयन। मतलब एनोड को लिखते समय पहले लिखेंगे हम धातु मेटल, फिर लिखेंगे मेटल आयन, बीच में हम एक ऑब्लिक का साइन बनाते हैं। ऐसे ही कैथोड को लिखते वक्त हम उल्टा करते हैं, पहले लिखते हैं धातु आयन और फिर लिखते हैं हम धातु Mn+, फिर M। इसका मतलब है धातु आयन पहले और धातु बाद में। ठीक है, मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं। और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ये दोनों पोर्शन है एनोड और कैथोड, इसके बीच में हम दो खड़ी रेखाएं बनाते हैं, टू पैरेलल लाइंस। ये जो दो खड़ी रेखाएं हैं ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है? ये हमें बताती है अबाउट दी सॉल्ट ब्रिज। ये हमें लवण सेतु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? दो खड़ी रेखाएं बनाते हैं। ये बताती है कि ये लवण सेतु है। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डेनियल सेल, मान लीजिए आपको डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो डेनियल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम जानते हैं कि डेनियल सेल में जिंक की छड़ होती है एनोड और जिंक सल्फेट होता है विद्युत अपघट्य। तो जब हम एनोड लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले धातु मतलब जिंक, फिर हम लिखेंगे धातु आयन मतलब कि जिंक +2। ठीक है, उसके बाद में हम दो खड़ी रेखाएं बनाएंगे, पैरेलल लाइंस, जो लवण सेतु को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद में हम क्या बनाएंगे? कैथोड। कैथोड हम जानते हैं दोस्तों किसका बना होता है? कॉपर का। और कॉपर का बना हुआ होगा तो पहले इस बार आएगा कॉपर का आयन यानी कि कॉपर +2, कॉपर सल्फेट, कॉपर +2, और फिर हम लिखेंगे धातु यानी कि कॉपर। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। ये डेनियल सेल को प्रदर्शित करने का तरीका है। बात समझ में आई आपको? तो किसी भी सेल को अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ हो तो अब आप देखो इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। कैसे बता सकते हो सब कुछ? कि इसमें जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है। दूसरी बात, धारा की दिशा कॉपर से जिंक की ओर होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक से कॉपर की ओर होगी, है ना। तीसरा, जिंक से जिंक +2 बन रहा है, मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कि अपचयन हो रहा है। ये हम बता सकते हैं। उसके साथ साथ यहां जो विद्युत अपघट्य है, इन विद्युत अपघट्यों की सांद्रता भी दे रखी होती है साथ में ब्रैकेट में, कि मान लीजिए यहां जिंक सल्फेट 1 मोलर 1 m का विलयन है, कॉपर सल्फेट 2m है ना, 2 मोलर का विलयन है। तो साथ में यहां सांद्रताएं भी दे रखी होती है एक सही सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। बात समझ में आई आपको? तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और इससे हम सारे आइडियाज लगा सकते हैं कि सेल में क्या क्या बातें हो सकती है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखते हैं अपन, उसके आगे का पोर्शन देखते हैं।
मैंने आपको बताया जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव होता है विद्युत वाहक बल। आज हम पढ़ते हैं इसके आगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो अलग चीज है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसे कहते हैं अपन हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और इससे हम विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना बोर्ड पे, जैसे मेरे पास एक पात्र है, ये मेरे पास कोई एक कंटेनर है, और इस पात्र में मान लीजिए मैंने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबा के रखा है, ठीक है। ओनली द जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट, इसको किसी से जोड़ा नहीं है मैंने, सिर्फ अकेली रॉड है जिंक की रॉड, ये सिंगल रॉड जिंक की रॉड है, और ये जो विलयन है ये विलयन भरा हुआ है इसमें जिंक सल्फेट का, सिंगल रॉड है, ठीक है। और अब मान लीजिए दोस्तों कि इसमें से जिंक की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में नहीं गया, है ना, विलयन में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। क्यों नहीं गया विलयन में इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं गया, क्योंकि जिंक +2 है, और जिंक +2 का मतलब होता है स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 3d10। जिंक का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 3d10 4s2 हो जाएगा जब ये +2 की फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला, विलयन में नहीं गया, तो कहां गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकला और विलयन में नहीं गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रह गया, इलेक्ट्रॉन इस छड़ के ऊपर ही रह गया। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋणावेश। तो मैंने इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश बनाया है, जो इलेक्ट्रॉन छड़ के ऊपर ही रह गया, विलयन में नहीं गया। तो सर इससे हुआ क्या, इससे यह हुआ कि जिंक तो जिंक +2 बना रहा है, यानी कि यहां से लगातार क्या बन रहा है, जिंक से जिंक +2 बन रहा है। तो छड़ के ऊपर क्या आवेश आ गया, ऋणावेश, यानी कि छड़ पर माइनस चार्ज आ गया, और विलयन में कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जो है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड इस जिंक +2 को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जब ये इस जिंक +2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो सारा धनावेश इस छड़ के चारों ओर इस तरीके से एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस आकर्षण की वजह से सारा धनावेश और ऋणावेश जो है वो एक द्विस्तर के रूप में आ गया। द्विस्तर का मतलब एक डबल लेयर बन गई। यहां पे देखो आप, यहां पे क्या बना, एक वैद्युत द्विस्तर बना। वैद्युत द्विस्तर का मतलब है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ना, प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट बनी। और हम जानते हैं कि द्विस्तर के बीच में क्या होता है, एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट के बीच में क्या होता है, एक धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के बीच में विभवांतर होता है। विभवांतर यानी विभव का अंतर होता है। इसी विभवांतर को, द्विस्तर की जो परतों के बीच में विभवांतर है, इसी विभवांतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वापस से देखिए, जब हम किसी छड़ को किसी विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है कि छड़ के ऊपर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से छड़ पे ऋणावेश आ जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने से छड़ पे क्या हो गया, ऋणावेश आ गया। जिंक से जिंक +2 बना, ऑक्सीकरण हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और छड़ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ऋणावेश आ गया। और ये ऋणावेश जो विलयन में धनावेश है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब ये उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो सारा धनावेश ऋणावेशित प्लेट के ओर इस तरह से एकत्रित हो जाएगा, जिससे एक वैद्युत द्विस्तर का निर्माण होगा। इसी वैद्युत द्विस्तर की परतों के बीच विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब आपके लिए इसकी सिंपल परिभाषा, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। अब आपको सिंपल अगर एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो, एक ही छड़ है ना, एक ही छड़ और उसी के विलयन, मेरे कहने का मतलब है एक ही इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य, ध्यान से सुनना, एक ही छड़ और उसी के विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। और दो अलग अलग छड़ों के बीच उत्पन्न विभवांतर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहते, इसे कहते हैं अपन विद्युत वाहक बल। अंतर समझना, बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है कि विभवांतर या जो है इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है।
तो विद्युत वाहक बल ये होता है दो छड़ों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और इलेक्ट्रोड विभव ये होता है एक ही छड़ और उसके विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये इलेक्ट्रोड विभव है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो अपन रट तो लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो आया कहां से। देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है ये आया कहां से। क्या चार्ज आ रहा है, माइनस। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं कि जिस छड़ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीकरण होता है वो छड़ क्या होती है, एनोड। और एनोड पर क्या आवेश आ रहा है, ऋणावेश। उल्टा हो गया। नॉर्मली हम जब सेल बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं ना, जो भी हम कोई सेल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे। और हम कहते हैं कि एनोड प्लस है और कैथोड क्या होता है, माइनस। तो नॉर्मली एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, विद्युत रासायनिक सेल, ध्यान रखना विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है, माइनस होता है। एनोड पर ऋणावेश होता है। बात समझ में आई? समझ में आया कि एनोड के ऊपर ऋणावेश होता है। मैं आपको फिर से एक और बार इसी केस पे वापस लेके चलता हूं, देखिए ध्यान से। फिर से हमने एक पात्र लिया, फिर से इस पात्र में हमने एक छड़ को जो है उसके विलयन में डुबा दिया। मान लीजिए इस बार ये छड़ बनी हुई है कॉपर की और विलयन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। कॉपर की छड़, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। मान लीजिए इस बार फिर इलेक्ट्रॉन निकला, किस में से निकला, छड़ में से निकला। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और निकल गया पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन छड़ में से पूरा निकल गया तो छड़ के ऊपर क्या आवेश आएगा, तो छड़ के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पीछे क्या चार्ज छोड़ के जाता है, धनावेश छोड़ के जाता है, छोड़ के जाता है ना धनावेश। तो मान लीजिए इस बार इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकलते ही छड़ के ऊपर क्या आवेश हो गया, धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 ने ले लिए। तो विलयन में क्या बचा फिर, SO4-2। ध्यान से समझना, दो इलेक्ट्रॉन आए जो कॉपर +2 ने ले लिए, तो विलयन में क्या रह गया, तो विलयन में रह गया सर SO4-2। सल्फेट हो गया क्योंकि कॉपर का तो अपचयन हो गया इस तरह से, है ना। कॉपर +2 ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल गया। कहने का मतलब है कॉपर +2 का अपचयन हो गया। तो विलयन में क्या रह गया, विलयन में रह गया SO4-2। क्लियर? अब छड़ पर प्लस है, यानी पूरी छड़ आपकी धनावेशित है, हाँ, और विलयन ऋणावेशित है क्योंकि विलयन में सल्फेट है। तो अब वापस से ये धनावेशित छड़ इस ऋणावेशित SO4 को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और ये सल्फेट अट्रैक्ट होगा तो फिर से एक वैद्युत द्विस्तर का निर्माण होगा छड़ के चारों ओर। ये SO4-2 यानी कि ऋणावेश जो है वो इस तरह से एकत्रित हो जाएगा। और जब ऋणावेश एकत्रित होगा तो फिर से एक वैद्युत द्विस्तर का निर्माण होगा। फिर से इस वैद्युत द्विस्तर की परतों के बीच विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन इस बार छड़ का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है तो हम इस छड़ को क्या कहेंगे, इस छड़ को हम कहेंगे कैथोड। आई बात समझ में आपको? अब मेरी बात पूरी क्लियरली सुनना। तो मैंने समझाने का पूरा मैंने आपका काम कर दिया कि वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव होता कैसे है, आता कैसे है। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरी चीज क्या है। तो ध्यान से सुनो कि जब हम किसी छड़ को उसके विलयन में डालते हैं, डुबाते हैं, तो या तो छड़ पर धनावेश आता है या छड़ पर ऋणावेश आता है। और विलयन में छड़ का विपरीत आवेश आएगा, प्लस या माइनस। फिर ये धनावेशित छड़ या ऋणावेशित छड़ जो है वो ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, जिससे ये सारा धनावेश या ऋणावेश एक वैद्युत द्विस्तर के रूप में छड़ के चारों ओर एकत्रित हो जाएगा। और इस वैद्युत द्विस्तर के बीच में विभवांतर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। और देखो दोस्तों ध्यान से, ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, दो प्रकार का होगा। आपकी छड़ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, तो हम इसे कह देंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अगर छड़ पर ऑक्सीकरण हुआ है तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और अगर छड़ पर अपचयन हुआ है तो हम इसे कहेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। ऑक्सीकरण हुआ छड़ पे तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और अपचयन हुआ छड़ पे तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव।
क्लियर? बात समझ आई यहां तक? तो इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा क्या हो गई, मैं यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? धातु की छड़ तथा इसके विलयन, धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसके विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रॉन विभव यानी कि ई कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। इलेक्ट्रॉन विभव को परिभाषित कीजिए, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखना दोस्तों इसको बोर्ड पे। जब हम किसी भी सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो अगर हम मानक परिस्थितियों में ज्ञात करते हैं, ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात करना, जब हम इसे मानक परिस्थितियों में ज्ञात करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन विभव को कहते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा प्रयोग जो आपने किया है, अगर ये हम मानक परिस्थितियों में करेंगे। सर मानक परिस्थितियों का मतलब क्या है? मानक परिस्थितियों का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर मैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो जो मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन विभव मिलेगा उसे मैं कहूंगा मानक इलेक्ट्रॉन विभव। और मानक इलेक्ट्रॉन विभव को हम प्रदर्शित तो ई से ही करते हैं, लेकिन मानक परिस्थितियां होती हैं तो ऊपर लगा देते हैं नॉट, इसे कहते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब हो गया मानक इलेक्ट्रॉन विभव। क्लियर? ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है ये भी वापस क्या हो गया, दो प्रकार का हो गया। कैसे दो प्रकार का हुआ कि अगर वहां पर ऑक्सीकरण हुआ तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण हुआ तो हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव। और अगर छड़ पर अपचयन हुआ तो हम इसे कहेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। ध्यान से देखना, मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा हूं आपको, बहुत काम आएगा। पूरा आगे का चैप्टर इसके ऊपर घूमेगा, मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव पर। और मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव दो प्रकार का होता है। अगर आपकी छड़ पर ऑक्सीकरण हुआ तो इसे हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, और अगर आपकी छड़ पे अपचयन हुआ तो हम इसे कहेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट ओ एक्स आई। ओ एक्स आई का मतलब ऑक्सीडेशन और ई नॉट का मतलब मानक। और मानक अपचयन विभव को हम लिखते हैं ई नॉट आर ई डी। आर ई डी का मतलब है अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। और भी देखो, इसको और भी इजीली सिंपल वे में हम लिखते हैं एसओपी। एसओपी, एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मानक, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीकरण, पोटेंशियल मींस विभव। और ई नॉट आर ई डी को बोलते हैं अपन एस आर पी। एस आर पी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लास्ट बात इलेक्ट्रॉन विभव की, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है। पहले उस बात को आप ध्यान से सुनना। किसी भी इलेक्ट्रोड का, जैसे ये जिंक की छड़ है मान लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोड है, किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव एक समान होता है, बराबर होती है दोनों की वैल्यू। केवल उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। ओनली देयर साइन आर चेंज। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिए बोर्ड पे, मैं जो कहना चाह रहा हूं पहले मैं वो लिख देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। किसी भी छड़ का ई नॉट ओ एक्स आई बराबर होता है ई नॉट आर ई डी के। ओनली देयर साइन आर चेंज। केवल क्या होगा, इनके चिन्ह विपरीत होंगे। अगर उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक है तो अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होगा, और अगर अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक है तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होगा। किसके लिए? एक ही छड़ के लिए। सर कुछ समझ नहीं आया, वापस एक बार क्या है ये, तो मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं। देखो, मान लीजिए ये छड़ है जिंक की। ठीक है,
एक बार मैंने इसको किसी विलयन में डुबाया, इसका विभव ऑक्सीकरण हुआ और विभव आया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मान लीजिए वो आया x, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आया x। इसी जिंक की छड़ को मैंने किसी दूसरे विलयन में डुबाया और दूसरे विलयन में इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अगर इसका अपचयन हो रहा है तो अभी भी इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, x ही होगा, लेकिन वो x की जगह क्या हो जाएगा, -x। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बराबर होते हैं, केवल उनके साइन चेंज होते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीकरण को अपचयन में बदलना हो या अपचयन को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में बदलना हो तो आप क्या करोगे, साइन चेंज कर लो, अपने आप ही ऑक्सीकरण वाला अपचयन में आ जाएगा और अपचयन वाला ऑक्सीकरण में आ जाएगा। क्लियर? एक बात और कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव है, इन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से हम पूरे सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम E0 सेल कहते हैं, वो ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम में आपको ACF लेवल पे या फर्स्ट ग्रेड लेवल पे, है ना, नीट लेवल, जेई लेवल पे इस पे से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना। किसी भी सेल का E0 सेल, E0 सेल का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। E0 सेल हम ऐसे ज्ञात करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये विद्युत वाहक बल मतलब पूरे सेल का विभव ज्ञात करने का सूत्र है। उसके लिए आप क्या करोगे, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटाओगे। ठीक है? इस फॉर्मूले को काम में लेते वक्त एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखना, अगर नहीं रखी तो आपके आंसर्स गलत आएंगे, है ना। ये छोटी छोटी ट्रिक की बातें हैं जिनको आप दिमाग में रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। और वो ट्रिक क्या है कि जब आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, आपको यहां पे कौन सा विभव रखना है, SRP। कीप इन माइंड, वापस बोल रहा हूं, रिपीट, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तब आपको इसमें SRP रखना है, SOP नहीं रखना है। आपको इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव रखना है कैथोड का और एनोड का, है ना। कैथोड का एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। एनोड पे ऑक्सीजन होता है हम जानते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप विभव लोगे तो एनोड का और कैथोड का दोनों का सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेके यहां वैल्यू पुट करेंगे तो उसका E0 सेल ज्ञात होगा। सर सवाल में तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ ही नहीं है, दोनों ही विभव ऑक्सीकरण के दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, अपने पास ये चीज है कि अगर आपको ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, साइन चेंज कर लीजिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किस में बदल जाएगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदल जाएगा, है ना। तो भले ही कुछ भी दिया हुआ हो, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। आपको यह पता रखना है कि यहां फॉर्मूले में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पुट करना है। इज दैट क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज क्लियर करके बताता हूं, तो ध्यान से देखना। यहां मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख के दे रहा हूं और उसमें उस एग्जाम्पल को मैं कंप्लीट समझाऊंगा, तो उसके बाद उस एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आएगा तो आपका कभी भी जो वो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, उसको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल बना के दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक सेल है जिसमें जिंक की छड़ है जिंक सल्फेट में और सिल्वर की छड़ है Ag+ Ag में। ठीक है, इस सेल के लिए ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, इस सेल के लिए सबसे पहली बात आपको फाइंड करना है एनोड तथा कैथोड। फाइंड द एनोड एंड कैथोड। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा एक सवाल अभी जो करवा रहा हूं उसमें अभी तक जितना पढ़ाया वो क्लियर हो जाएगा इस एक क्वेश्चन से, है ना, तो ध्यान से देखना इसको। दूसरा, इस सेल के लिए इलेक्ट्रॉन तथा धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन तथा धारा की दिशा बताइए। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तीसरा, इस सेल के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो अगले लेक्चर में काम आएगी, जो मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा उस समय काम आएगी। इस सेल के लिए कुल सेल अभिक्रिया लिखो। इस सेल की कुल सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है आपको। ठीक है, और चौथी बात, इस सेल में आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि यदि E0 जिंक, जिंक+2, E0 जिंक, जिंक+2
0.65 वोल्ट है और ई नॉट एजी ऑब्लिक एजी प्लस माइनस 0.31 वोल्ट है। तो इस सेल का ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए, इस सेल का ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए। क्लियर? वापस से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है। एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जिसमें जिंक एनोड है और सिल्वर कैथोड है। इसमें आपको एनोड कैथोड पहचानना है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, धारा की दिशा, कुल सेल अभिक्रिया और साथ में लास्ट में क्या ज्ञात करना है, ई नॉट सेल ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों बोर्ड पे कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, इस सेल में एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो हम जानते हैं सर, जो लेफ्ट में लिखा होता है वो एनोड होता है और जो राइट में लिखा होता है वो कैथोड होता है ना। तो इसमें से एनोड कौन सा हुआ, एनोड हुआ जिंक और कैथोड हुआ एजी, क्योंकि लेफ्ट में जिंक लिखा है, राइट में सिल्वर लिखा है। तो आंसर मैं ये लिख देता हूं, इसमें एनोड कौन होगा, एनोड होगा जिंक, कैथोड कौन होगा, कैथोड होगा एजी, सिल्वर। ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड जाता है और धारा कैथोड से एनोड आती है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की दिशा हुई जिंक से सिल्वर और धारा की दिशा क्या हुई, करंट की दिशा सिल्वर से जिंक, है ना। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड और करंट कैथोड से एनोड। तीसरी बात, कुल सेल अभिक्रिया। मेरे अगले लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट बात, जो अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहली बात यह आएगी, ये आपको लिखनी आनी चाहिए। किसी भी सेल की कुल सेल अभिक्रिया अगर आपको लिखनी नहीं आती है तो आगे आप नहीं पढ़ पाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो देखो कैसे लिखते हैं, समझना इसको। कुल सेल रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा वहीं से जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2। तो पहली अभिक्रिया क्या हुई, जिंक से जिंक +2 बना और कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी अभिक्रिया क्या है, देखो Ag+ से क्या बन रहा है, Ag, यानी कि Ag+ में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और Ag बन रहा है। बराबर बात है। जिंक से जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Ag+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Ag बना। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन संतुलित है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और इसको जोड़ के लिख दो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन संतुलित नहीं है, जैसे अभी ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 ही है, संतुलित नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन संतुलित नहीं है तो पहले आप इनको संतुलित करेंगे, नीचे वाली अभिक्रिया को 2 से और ऊपर वाली अभिक्रिया को 1 से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वज्र गुणा कर दो, जिससे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको आप जोड़ के लिख दो, तो नेट सेल अभिक्रिया क्या बनी, जिंक +2Ag+ गिव्स जिंक +2 Ag। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया, जिंक +2Ag+ गिव्स जिंक +2 Ag। अब लास्ट बात, इस सेल का ई नॉट सेल क्या होगा। तो हम जानते हैं ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे साफ लिखा है कि हमको कौन से विभव लेने हैं, हमको SRP लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव नहीं लेने हैं। लेकिन आप देखो यहां पे ये कौन सा विभव दे रखा है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव। ये कौन सा विभव है, जिंक से जिंक +2 बना, जिंक से जिंक +2 बना ऑक्सीकरण, दिख रहा है ना आपको। जिंक, अगर मैं ये लिखा हुआ होता है यहाँ पे जिंक +2 से जिंक, यानी Zn+2/Zn लिखा हुआ होता तो हम कहते हैं अपचयन है। लेकिन अभी ये ऑक्सीकरण है, देखो जिंक से जिंक +2 तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये भी ऑक्सीकरण है, देखो Ag से Ag+ का बनना। मैंने आपको कहा इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। इन विभव को अब आपको देखना है, ये हमें कौन से फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ये हमें ऑक्सीकरण में दिए हुए हैं या अपचयन में दिए हुए हैं, है ना। तो अभी मैंने दोनों को ही ऑक्सीकरण में दिया है, जबकि फॉर्मूले में हमें किस में रखना है, अपचयन में। तो आप पहले क्या करोगे, सर हम पहले साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण दिया हुआ है और हमें अपचयन में बदलना है। तो ऑक्सीकरण दिया हुआ है, अपचयन में बदलना है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ये हर बार नहीं करना, ऐसे नहीं आप हर क्वेश्चन में टिका दो साइन चेंज। पहले पढ़ना, देखना कि वहां साइन चेंज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है,
वहां ऑक्सीकरण दिया हुआ है तो ही साइन चेंज करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये होता, वापस एक बार मैं आपको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे ये होता जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक, ये होता मान लीजिए। अब साइन चेंज नहीं करना इसका, क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब चेन ही दे रखा है, ऑक्सीकरण थोड़ी है। जब ये ऑक्सीकरण में दे रखा हो, जैसे अभी दे रखा था जिंक से जिंक प्लस 2, तब हम उसका क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.65, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.31 वोल्ट। मतलब दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। अब ये दोनों किस में आ गए? अब चेन में आ गए, क्योंकि आपने इनका साइन चेंज कर दिया। अब यहां वैल्यू पुट करो। कैथोड कौन है दोनों में से? सिल्वर। तो कैथोड पहले आएगा प्लस 0.31, फिर माइनस, फिर एनोड का विभव। एनोड का विभव कितना है? -0.65। समझ में आई? माइनस तो ऑलरेडी है ना बीच में, ये फिर वापस -0.65, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो कुल विभव हो जाएगा 0.31 प्लस 0.65 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.9। तो ये हो गया 0.96 वोल्ट। आंसर। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कैसे फाइंड करना है एनोड कैथोड को, और कैसे फाइंड करना है आपको जो है इनोट सेल कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये इनोट सेल को ज्ञात करने का एक ही बात जो है आपको दिमाग में याद रखनी है, वो है कि जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब हम SRP लेंगे, SOP नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे दोनों में से एक, मान लीजिए ना, और ऐसा भी आ सकता है, मैं आपको दूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर दोनों में से एक ऑक्सीकरण वाला है, एक अपचेन वाला है, तो अपचेन वाले को नहीं चेंज करोगे, केवल ऑक्सीकरण वाले को चेंज करके अपचेन में बदलोगे। अगर दोनों अपचेन में दिए हुए हैं, ये भी अपचेन का दे रखा है, ये भी अपचेन का दे रखा है, दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों को एज इट इज यूं के यूं जो साइन है उसी साइन में वापस पुट करना है। बात समझ में आई आपको? तो ये था, देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और इलेक्ट्रोड विभव से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर? चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और नर्स्ट समीकरण क्या है, व्हाट इज नेंसर्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।